एक बड़ा अंतर है। ये डॉलर के संदर्भ में साथ में हमें आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब 63 रुपए की करीब कीमत हुआ करती थी। 63 से 83 रुपए का सफर इन 8 साल में डॉलर के और रुपये के बीच में तय हुआ है और इसी को लेकर सवाल है। पर इस सवाल के बीच में निर्मला सीतारमण जो देश की सम्मानीय वित्त मंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं, उन्होंने बयान दिया अमेरिका में कि ये डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है और इस बात को समझने की जरूरत है। तब से लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम भी समझने की कोशिश कर लेंगे, कुछ विशेषज्ञों के साथ बैठेंगे और इस दृष्टिकोण के तमाम पहलुओं को ईमानदारी से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको लेकर टिप्पणियां बड़ी तल्ख हैं। सबसे कमाल की टिप्पणी एक जाने माने अर्थशास्त्री और राजनीतिक सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और उसके अंतर्गत ये कहा कि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर मुझे यही कहना है कि जेएनयू वाले कभी फेल नहीं होते और अपनी हार के बजाय कहते हैं कि विपक्षी जीते हैं। उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया और उसमें कहा कि वी डिड नॉट लॉस द मैच, आप स्क्रीन देख रहे हैं। तो इसको ही अपने साथ रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र तायल प्रवक्ता जनता पार्टी के, अंशु अवस्थी हमारे साथ में जो प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, दो अर्थशास्त्री जाने माने मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी हैं, पूर्व चेयर प्रोफेसर है आरबीआई के, और साथ ही डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धीरेन्द्र तायल से करेंगे, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण जी का वो बयान सुनेंगे। एक बार वो बयान सुनते हैं और फिर इसके संदर्भ में डॉक्टर धीरेन्द्र तायल अपने नेता की बातचीत के बचाव में या उसको समझाने के लिए क्या कुछ हमें कहते हैं वो सुनेंगे। सुनिए क्या कह रही है निर्मला। I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. तो निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र जी, हमें तो 8 साल से बताया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ और रुपया मजबूत नहीं हुआ। ये कमाल की बात नहीं हो गई। देश की वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री अमेरिका में बैठ के बोल रही हैं भाई आपका डॉलर मजबूत हो रहा है। हम तो अभी तक यही सुनने के लिए तरस रहे थे कि वो अमेरिका में जाएंगे, बताएंगे देखिए हमारा रुपया कितना मजबूत हो रहा है। कितना निराश हो गए डॉक्टर धीरेन्द्र तायल आप अपने वित्त मंत्री के इस बयान से? मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं जी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सही बात कही। वो सही बात इसलिए कही कि हम तो सोच रहे थे देश मजबूत हो रहा है जी, इंडीड देश मजबूत हो रहा है। और वो क्यों कह रहा हूं मैं, जब आईएमएफ ये कहता है कि सारी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो 3.2% ग्रो करेंगी और हम आपस में हर डिबेट में ये झगड़ा करते हैं कि हम 6.5% ग्रो करेंगे या 7% करेंगे, तो इन एनी केस आप दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उनसे डबल ग्रो करेंगे तो देश सर्टनली स्ट्रांग हो रहा है। तो इसमें मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं जब आप कह रहे हैं कि हमने तो ये सुना था कि देश स्ट्रांग हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही सुना और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया। दूसरी बात जो आपने कही कि जो मुद्दे की बात आज की है कि निर्मला जी ने कहा कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया वीक नहीं हो रहा, और एक मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, शायद उनका नाम शायद आपने लिया और मेरे को उनका नाम थोड़ा याद आ रहा है, इनका शायद हार्वर्ड से कुछ कनेक्शन था, वहां से शायद निकाल दिए गए थे, ऐसा कुछ था। वो काफी डेस्परेट, वो जो भी कर दिए गए थे, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार ने उनको मनोनीत किया राज्यसभा के लिए। मतलब यही है सुब्रमण्यम स्वामी, आपने उन्हें इस लायक समझा था डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जिसमें उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया था। तो आज आप उनकी इस टिप्पणी के आधार पर शायद ये वही है ना, तो मैं आपको बता दूं ये वही नहीं है, ये वह है जिनको आपने राज्यसभा में मनोनीत किया था। पता रहे आपको। बिल्कुल देखिए, मुझे थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। जो रुपी है, रुपी क्यों, मैं आपको थोड़े से आंकड़े दे देता हूं, वो आपके पास हैं लेकिन आपके जो व्यूअर्स हैं उनके पास ये आंकड़े जरूर होने चाहिए। हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, इस फ्रेज को डीकोड कैसे करेंगे
कि रुपीज वीक हो गया या डॉलर स्ट्रांग हो गया, हुआ क्या है। तो बाकी की इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की हैं उनकी करेंसीज के साथ क्या हुआ, तो कुछ डेटा मैं आपको देता हूं। जो कैनेडियन डॉलर है वो 8% गिरा, करीब करीब हमारे बराबर। यूरो 16.9%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 14%, रैंड 18%, युआन 14.6%। तो आप देखते जाइए वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं उन सब की करेंसीज बुरी तरह से गिरी हैं, लेकिन हमारा वो हाल नहीं हुआ है। क्योंकि, और मैं क्यों कहता हूं कि हमारा रुपये तो डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल का कहना है हम गिरे तो हैं पर बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरे हैं। पर ये तो पहली बार आप मान रहे हैं कि आप गिरे हैं। अभी तक तो आप बता रहे थे कि हम चढ़े ही चढ़े हैं। तो ये सवाल है ना। बहरहाल मैं अंशु अवस्थी जी के पास में चलता हूं और अंशु अवस्थी जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत परेशान है कि डॉलर का क्या हो रहा है। पर हम आंकड़े उठा के देखते हैं, जब जब आपकी सरकारें रही हैं डॉलर का यही हाल रहा है। 2004 का भी आंकड़े याद रखने चाहिए। जिस कांग्रेस को यह याद रहता है कि 2014 में डॉलर की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है, उस कांग्रेस को पता होना चाहिए कि 2004 में डॉलर की कीमत क्या थी और जब 2014 में आपने सरकार छोड़ी तो उस समय डॉलर की कीमत क्या थी। 2004 में जब आप सरकार में आए तो उस समय 45 रुपए का डॉलर था। जब आपने छोड़ा तो उस समय डॉलर की कीमत तकरीबन 63 रुपए थी। तो ये अंशु अवस्थी जी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में आपको कुछ कहना चाहिए। तो हम जानने के लिए बड़ा बेकरार हैं वित्त मंत्री की टिप्पणियों पर आपकी टिप्पणी जानने के लिए। हिमांशु जी, देखिए आपने 2004 का और 14 का आंकड़ा दिया है, हम उससे कहीं पीछे तो नहीं हटते, हम उस बात को नकारते नहीं। लेकिन अगर आप यही रेशियो देखिए, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उन पर सवाल है। जो ये कहते थे कि हम डॉलर को 30 रुपए के नीचे ले आएंगे, जो ये कहते थे कि डॉलर प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है, जो उनकी गरिमा है, उससे कंपेयर हो रहा कि कौन ज्यादा गिरेगा। सवाल उन पर है कि उनकी नीतियां कैसी बनी। अगर आप 2004 से 14 का एक्सपोर्ट उठाकर देखें और आज का एक्सपोर्ट उठाकर देखें तो कंपेरेटिव तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था जी। आखिर हम कब तक अपने 15 साल पीछे से अपने को कंपेयर करते रहेंगे कि साथ 2004 में हम यहाँ पर थे और आज भी वहां पे, तो यानी ठीक हम गिरे नहीं लेकिन हम बढ़े भी तो नहीं जी। यानी कि आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी कोई भी ना तो वो एमएसएमई के फेवर में थी, ना तो वो जो किसान थे, फार्मर थे, उनके फेवर में थी, ना तो आपके पास कोई इस तरीके का एक कोई मैकेनिज्म था कि आप उसे बढ़ाते। आप नहीं बढ़ा पाए। आप नहीं बढ़ा पाए। अंशु अवस्थी जी का ये कहना है। महत्वपूर्ण बात यह है जो अंशु अवस्थी जी की दलील है कि भाई हमारे समय का जो भी आंकड़ा है वो तो सही है, पर आपने तो बातें बहुत बड़ी की थी ना। जिस समय पर डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, रुपया गिर रहा था, तो उस समय क्या बोल रही थी भाजपा? वो बता रही थी कि रुपया नहीं गिरता है, देश की इज्जत गिरती है। अब क्या हो रहा है, ये सवाल है। नीतियों को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजी थी, पर हम इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच कुछ ठोस बात करना चाहते हैं और वो ठोस बात करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान अर्थशास्त्री मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चरणजीत जी हैं, चरण सिंह जी। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं वित्त मंत्री के बयान के मायने को, और दूसरा इस बात के मायने समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने कदम इतने क्रांतिकारी उठाए, हमने देश की अर्थव्यवस्था को अगर वाकई मजबूत किया है, अगर हमने वाकई देश के में आधारभूत संरचना को सुधारा है, तो हम इस हालत में क्यों हैं? तो मैं सारथी आचार्य जी आपसे समझना चाहता हूं। विरोधाभास है, काम हमने बहुत अच्छे किए, देश मजबूती की ओर बढ़ रहा है। धीरेन्द्र दयाल जी की मुग्धता देखिए चेहरे पे, कितनी ज्यादा प्रसन्नता है कि देखिए हम दुनिया के मुकाबले कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और रुपया उसके तरह में कह रहा है हमारा कुछ नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। तो थोड़ा समझाए सारथी जी, इस कमाल की बात को हम समझ नहीं पा रहे। शुक्रिया जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि एक रेशियो और दो रेशियो से हम अपनी प्रगति नहीं माप सकते हैं। जी। सर हमारे ये डॉक्टर ये बीजेपी के जो धीरेन्द्र दयाल जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारी ग्रोथ रेट तो इतनी बढ़ रही है। अब इसी तरह ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम काफी नीचे हैं, 100 से भी नीचे हैं और 4-5 ही 10 देश हमारे पीछे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे वो भी 10% के करीब है। तो एक रेशियो से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी। और ये इसमें यदि हम देखें रुपया क्यों गिर रहा है, हम दो कंट्रीज को कंपेयर इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से किए जा रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका
जापान, चीन, ये एक विकसित देश है जिसमें ऊपर नीचे करेंसीज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू उनकी ट्रेड पैटर्न्स क्या हैं, उस वक्त ट्रेड विंड्स क्या चल रही हैं, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जी। कई बार ऐसा होता था कि हमने नहीं, मुझको एक मिनट दीजिए, जो कई बार ऐसा होता था कि पाउंड जो है रुपए वो डॉलर के बराबर होता था, लेकिन कई बार 1.5 जाता था, 1.3 जाता था। और यूरो के साथ भी यही हालत थी, येन के साथ भी यही हालत थी, कभी 80 जाता था तो कभी 150 जाता था, फिर वापस 100 आ जाता था। हमारे यहाँ जो है, अगर आप 1947 से 2022 तक देखें, रुपया गिरा ही गिरा है, 4 रुपए से लेके 82 रुपए तक हो गया है। एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें रुपया बढ़ा है। जी। और इसका कारण बहुत ही सिंपल है कि यदि आप करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट देखेंगे, हमारे थ्रू आउट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहे हैं। हम निर्यात बहुत कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं, तो ये है कि नेगेटिव ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, इस प्रकार की हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर पाए। मोदी जी ने मेड इन इंडिया का बहुत अच्छा प्रपोजल रखा था, लेकिन द प्रॉब्लम इज वैल्यू एडेड जो हिंदुस्तान में रहती है वो बहुत कम रहती है। जैसे सैमसंग की फैक्ट्री आई है, सारी चीजें बाहर से आती हैं, 15-20% वैल्यू एडेड यहाँ लगता है और बाकी सब कोरिया वापस चला जाता है प्रॉफिट्स के तौर पे या उनके रॉ मटेरियल के तौर पे। और हमारी जो टेक्नोलॉजी बढ़ सकती थी जिस प्रकार IITs है, ISC है, यहाँ के बच्चे जो है 1 लाख बच्चे हर साल बाहर चले जाते, हमारे यहाँ लौट के नहीं आते टेक्नोलॉजी वाले बच्चे। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कैसे जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पॉलिसी बनी हुई है कि भाई चरण जी हैं कि नहीं? बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम इंडिया शुड बी एक्सपोर्टेड आउट। तो हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का स्ट्रक्चरल सोल्यूशन ही निकलेगा। सारथी जी, थोड़ा मुद्दे की बात करिए। वित्त मंत्री के बयान के साथ है या वित्त मंत्री जी के बयान के खिलाफ है? देखिए, वित्त मंत्री का बयान जो है वो डे टू डे के बेसिस पे है। मैं जो कहता हूं कि वो डे टू डे बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये तो वो डॉक्टर वाली चीज है कि जिसको लंबी बीमारी है, एक दिन आप जाके थर्मामीटर देख लीजिए, उसका टेम्परेचर नीचे गिर गया तो आप कहते हो हाँ बहुत अच्छा हो गया, ये नहीं देखते हो 6 दिन बाद फिर बढ़ गया हो। तो कुल मिलाकर ना इत्तेफाकी है सारथी आचार्य जी की। लेकिन मेरे साथ चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह जी, मैं इस बात को समझना चाहता हूं, क्या ये अपने आप को भ्रम में लाना है जो वित्त मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है, या ये हमारे लिए आत्मावलोकन का समय है, अपने आप को नए सिरे से देखने का मौका है? हमें उम्मीद क्या थी 2014 में? उम्मीद ये थी कि जो 63 रुपए का डॉलर है उसे ये सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार, देश के प्रति सोचने वाली सरकार, देश के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा रखने वाली सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के आने से अब ये डॉलर 63 से वापस 45 पे जाएगा। हम 63 से 82 पे पहुंच गए और दलील यही दे रहे हैं कि वो तो लगातार ऐसे ही होता है, इसमें अचंभे की क्या बात है? थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं, वित्त मंत्री के नजरिए के साथ खड़े हैं आप, खिलाफ खड़े हैं, कहां चूक गए हैं हम, या हम सही दिशा में जा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है चरण सिंह साहब। अच्छा, तो ऐसे है कि मैं आपसे शुरू में माफी मांग लेता हूं। जी। मेरी राय में जो गणित आप 2014 में सोच रहे थे वो गणित गलत था, वो अपेक्षा गलत थी जी। ये तब भी ये रुपए ने 82, 95, 100, 105 पार करना ही करना था जी। मैं सोचता हूं कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते हम लोग कहीं चूक गए हैं, अर्थशास्त्री चूक गए हैं कि हमने अपने जो पॉलिटिशियंस होते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको ठीक तरह बता नहीं पाते। जी। ये जो एक्सचेंज रेट होता है ये इस तरीके नहीं नापा जाता कि आप कहें कि $1 और ₹1 बराबर हो गए तो हम बराबर की इकॉनमी बन गए, हमारी क्षमता बराबर हो। आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमारी दुनिया में 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, अमेरिका की 21 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है, चाइना की 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। अब अगर इस इकॉनमी के साइज को जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय करीब $2,000 है, अमेरिका में $60,000 है, इंग्लैंड में करीब $45,000 है और चाइना में करीब $10,000।
अब ये जो शक्ति चल रही है प्रति व्यक्ति आय या देश की टोटल इकॉनमी, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके एक्सचेंज रेट डिसाइड करें। जी। एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है वो दो पैमाने पे डिसाइड होता है। एक होता है इंटरेस्ट रेट, क्या चल रहे हैं दोनों, और दूसरा क्या रेट पे चल रही है दोनों इकोनॉमी। हमारे देश की अगर एवरेज आप इन्फ्लेशन लेंगे, आज की नहीं पिछले 10 साल पिछले 6% के रफ्तार से इन्फ्लेशन चलती है। अगर आप अमेरिका में तो वो 2% से चलती है। अब का गैप आप बिल्कुल ऐड कर रहा लेवल डिसाइड करता रहेगा ऑन एक्सचेंज वर्ष प्रतिशत उसको डेप्रिशिएट करना ही करना है। अर्थशास्त्री होने के नाते मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये आशा करनी कि 2014 में हम 45 थे, इसलिए 2022 तक हम एक के एक आशा गलत था। जो आपने सबसे पूछा कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है कि भारतीय रुपया गिर रहा है, सच्चाई ये है जब कभी भी मुश्किल आती है, आप अपने आप की तरफ देखिए, जब कभी भी मुश्किल आती है आप क्या करते हैं, सोने की साइड भागते हैं। उसी तरीके दुनिया में अगर कोई ऐसी करेंसी है कि 1970 के बाद जब डॉलर और गोल्ड स्टैंडर्ड अलग हुए, जब कभी भी भागते हैं डॉलर की साइड भागती है। उससे पहले क्या कहाँ भागती थी दुनिया, और sterling की साइड। मैं चरणजीत सिंह साहब आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा और उसके बाद में फिर वापस डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी के पास आना चाहूंगा। आपने मुझे बड़ी विनम्रता के साथ में ये कह दिया कि 2014 में मेरी उम्मीद या हम लोगों की उम्मीद गलत थी, जो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि डॉलर 65 से 45 आ जाएगा। पर ये उम्मीद हमें जागी क्यों थी? हमें उम्मीद जागी थी 2013 के उन बयानों से जिसमें यह बताया गया था उस समय देश के तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि डॉलर कि रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, यह देश की इज्जत है। रुपया जब गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। हमें यह बताया गया था कि यह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को दर्शाता है, सरकार के वकार को दर्शाता है। तो इसलिए ये उम्मीद जागी थी कि अब एक दमदार सरकार, एक दमदार व्यक्तित्व हमारे बीच में आया है। तो क्या हमें 2013 में जो बताया गया था वो गलत था? के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये अर्थशास्त्रियों की कमी रही है कि उन्होंने ठीक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बताया कि दुनिया में एक्सचेंज रेट किस तरीके। तो सीधे तौर पे चरण सिंह जी कह रहे हैं 2013 में कही हुई बात गलत थी। तो मैं वापस आता हूं डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल आपके पास में। खेद जताना चाहेंगे गलत बयानी के लिए, देश की में गलत उम्मीद जगाने के लिए, या कहेंगे उस समय जो कहा था वो भी सही, अभी जो कह रहे हैं वो भी सही, और इसलिए सही क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए सब कुछ सही? नहीं, बेसिक आइडिया हम ये समझ लें, जो आइडिया तब भी था आज भी है। और अंशु जी ने भी कह दिया कि जी कुछ हुआ ही नहीं, हम बढ़े ही नहीं। चलो कांग्रेस ने तो बुरा हाल जो हमने किया था सो किया था, उसको छोड़ दो। लेकिन आपने तो कहा था हम बढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, जो भारत फ्रेजाइल इकोनॉमी माना जाता था, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अरे छोड़िए धीरेन्द्र जी, अभी बात रुपये और डॉलर की हो रही है। जब हम इकोनॉमी के साइज में बात करेंगे ना, तो उस समय पे भी आपके इन तर्कों को सुनने के लिए बैठेंगे। अभी जो देश को सपना आपने दिखाया था, तत्कालीन सरकार को जिस आधार पे आपने कटघरे में खड़ा किया था, उस पर बात कर रहे हैं। और उसमें धीरेन्द्र जी जैसे विद्वान व्यक्ति से तथ्य पर बात करने की उम्मीद करते हैं। 2013 में की गए बयान को आप गलत ठहराएंगे, 2022 में वित्त मंत्री के बयान को गलत ठहराएंगे, या दोनों बातों के संदर्भ में यही कहेंगे हम तब भी सही थे, हम आज भी सही है? बस इतना पूछ रहे हैं आपसे। जी आप ये बताइए, आप मुझे कह रहे हैं कि उस बात को छोड़िए, जब आपके पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम आगे बढ़े नहीं, सब हम नहीं, जब आपके दूसरे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम इसकी बात हम जो कहा, इसकी जवाब 138 करोड़। आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा बार 138
40 करोड़ लोगों के देश का आप सर्वे करेंगे, 3000, मैं तो स्टैटिस्टिक्स जानता हूं लेकिन जो नहीं भी जानते वो भी इसको आपकी बात को मानेंगे कि 3000 के सैंपल साइज पे आप इंडिया का आप कहें कि मैंने विश्लेषण कर लिया, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट में एक एक करके मैंने नोट किया है, जो सारथी जी, मैं उनका एक एक करके आपको जवाब दे रहा हूं, सो प्लीज मेरे को सुनिए जरा। अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही है, वो तो इकोनॉमिस्ट है, उनके पास डेटा होगा। मैं आपको सितंबर का डेटा दे रहा हूं, सीएमआई का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सितंबर 22 में 4 साल के लोएस्ट पे है और वो 6.3% पे है। सो अनएम्प्लॉयमेंट, गुड वर्क इज हैपनिंग। अगली बात इससे कंपेयर डॉक्टर लार्ज इकोनॉमीज है, ठीक है। आई गिव यू डेटा, डॉक्टर साहब, आई गिव यू डेटा फॉर इकोनॉमीज। धीरेन जी के साथ दिक्कत ये हो रही है कि धीरेन जी डॉलर और रुपये पे बात नहीं करना चाहते, वो देश की अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपये पर बात करने के लिए उनके पास तर्क नहीं है, और मेरे पास में आज इस विषय के अलावा बात करने के लिए और कोई विषय नहीं है। तो मैं तो इसी विषय पर रहूंगा और वापस अंशु जी के पास चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा, अंशु जी, जिस राह पर आप थे उसी राह पर वर्तमान सरकार भी है। आप अपने नेतृत्व में डॉलर के मुकाबले रुपये को गिराते चले आ रहे थे, उसी राह पर वर्तमान सरकार भी है। तो इस बात को लेकर प्रसन्नता है, आनंद की अनुभूति है कि आप जिस राह पर थे वर्तमान सरकार भी उसी राह पर है। फिर आप इतनी शिकायत क्यों करते हैं, इतने नाराज क्यों रहते हैं? हिमांशु जी, ये शिकायत नहीं, ये सवाल है और जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उन पर सवाल किए जाए। जी, अभी आप ही ने इस बात को लेकर सवाल किया कि और जो हमारे पूर्व चेयर प्रोफेसर रहे आरबीआई के, उन्होंने भी कहा कि झूठ बोला गया था। जी, तो झूठ बोला गया तो सवाल तो होंगे। जी, आप मुझे बताएं कि 46 से हमारा 58 रुपए जो डॉलर था 2014 में, 10 साल में, जी, ध्यान दीजिएगा, 10 साल में जी, कितनी बढ़त हुई, 12 रुपए। जी, और अभी 58 से 82 पहुंच गया, कितने साल में, 7 साल में। जी, तो ये बढ़त कितनी हो गई, ये 20 रुपए के ऊपर हो गई साहब। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात, 2004 में जो धान का एमएसपी था वो 560 रुपए था, जी, हमने उसे बढ़ाकर 1310 रुपए किया, यानी 134% की बढ़त दी हमने किसान को। और इन्होंने कितना बढ़ाया, 1868 रुपए। कितनी बढ़त हुई, 42%। हमने जो गेहूं था, जो 2014 में भाजपा सरकार 630 रुपए कुंटल खरीद रही थी, उसको हमने बढ़ाकर 1400 रुपए कुंटल तक खरीदा। कितनी बड़ी बढ़त हुई, 143%। और भाजपा के नेताओं ने क्या किया, 1975 तक लेकर आ पाए। कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई, 41। तो आप 2000 को क्रॉस कर गया, आज फिर से बढ़ा दिया गया। अंशु अवस्थी जी, थोड़ा सा डाटा को ठीक कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, अभी भी वही खड़ा हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है। पर यह तर्क पहली बार आया कि नहीं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं, उस सवाल पर कायम हूं। एक बार फिर सारथी आचार्य जी के पास चलता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं। इस बात को लेकर एक बड़ा द्वंद्व है सारथी आचार्य जी कि डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर रहना व्यापार के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर रुपया ज्यादा मजबूत होगा तो वो व्यापार को नुकसान करेगा। ये तर्क भी तमाम अर्थशास्त्री अलग अलग मंचों से देते हैं। इस विषय पर आपसे समझना चाहता हूं, डॉलर के मुकाबले अगर रुपये की कीमत बेहतर हो जाएगी, देश के लिए ठीक नहीं होगा। इस बात को भी लेकर डराते हैं, हम समझ नहीं पाते हमारे लिए ठीक क्या रहेगा। मैं बोलूं तब जी, इसमें देखिए, ये एक दोधारी तलवार है। जी, ये बात सही है कि यदि रुपया नीचे जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, विच इज वेरी ट्रू। परंतु इसमें बहुत बड़ा परंतु है। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम आजकल कहते हैं हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने के लिए 80-85% पार्ट्स बाहर से आते हैं, जो कि हाई इन्फ्लेशन, वो जो कि डॉलर रेट्स पे आएंगे। तो आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? केवल 20% का फायदा होगा आपको, जो कि आपका रुपया गिरा है। आपकी जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें टाटा और महिंद्रा बड़ी कंपनियां नहीं है, उसमें बड़ी कंपनियां हैं, सुजुकी और आपकी हुंडई वगैरह, जो बाहर से पार्ट्स लाते हैं। और बाहर से पार्ट्स लाते हैं, इसका मतलब डॉलर रेट्स पे, इंटरनेशनल रेट्स पे लाते हैं। तो हमारा रुपया अगर गिरता है तो
केवल खनिज पदार्थ एक्सपोर्ट में हमें फायदा है, बाकी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स में कोई खास फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत है, वो कोई खास फायदा नहीं है। तो ये दुधारी तलवार है। यदि हम ज्यादातर चीज देश में ही बनाएं और सस्ते में बाहर बेचें क्योंकि रुपया गिरता है, तो बहुत अच्छी चीज है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम ज्यादातर बना ही नहीं पा रहे। हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो केवल 15-16% है जीडीपी का। तो हम एक तो, और ये बढ़ा नहीं है, लास्ट 20-25-30 साल से बढ़ा नहीं है। और हम सर्विसेज का भी देखते हैं तो सर्विसेज कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर ईच सर्विसेज एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसके लिए नए नए कंप्यूटर्स, नए नए आपके उपकरण बाहर से आते हैं जो कि डॉलर रेट्स पे आते हैं, इंटरनेशनल रेट्स पे आते हैं। ठीक है, हम लो एंड एक्सपोर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स की, वो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन कंप्यूटर तो सब बाहर से आते हैं। एक भी कंप्यूटर बता दीजिए हमारे कंट्री में जो कि बड़े महत्वपूर्ण बात सारथी आचार्य जी कह रहे हैं। सारथी आचार्य जी कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे हैं ना, तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग है। चीजें बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, आप उन्हें केवल जोड़ देते हैं और जोड़ने के आधार पर बता दें कि देखिए हम आत्मनिर्भर हो गए। इस पर सारथी आचार्य जी की टिप्पणी है। व्यापार का घाटा इसीलिए बढ़ रहा है। धीरेन जी की जानकारी के लिए है, काफी उपयोगी, कभी होगा तो विचार करेंगे। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर चरण सिंह जी के पास आना चाहता हूं और चरण सिंह जी आपसे जानना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर डॉलर की मजबूती और रुपये की मजबूती को लेकर सवाल था, कार्यक्रम इसी की बुनियाद पर शुरू हुआ था। तो आप जैसे विशेषज्ञ की तौर पर टिप्पणी चाहिए कि वर्तमान घटनाक्रम में रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, यह सच्चाई है? डॉलर मजबूत हुआ, रुपया यथावत है, यह सच्चाई है? या डॉलर यथावत है और रुपया कमजोर हुआ, यह सच्चाई है? कुल मिला के सच्चाई क्या है, अर्थशास्त्री की जुबान से सुनना चाहते हैं। तो अर्थशास्त्री होने के नाते मैं पूरे अर्थशास्त्री की तरफ से अगर बोलना चाहता हूँ तो दो चीजें आपको अपने मन में रखनी है। जो परिस्थिति इस समय पूरी दुनिया में छाई हुई है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें डॉलर में मजबूत होना ही होना है। जैसे मैं पहले उदाहरण दे रहा था कि जब कभी भी आपत्ति आती है, सोने की तरफ हर आदमी भागता है। तो हर आदमी, हर देश, हर सेंट्रल बैंक डॉलर की साइड भाग रहा है। डॉलर मजबूत हुआ ही हुआ है। जहां तक रुपए का सवाल है, बहुत करता हूँ कि वित्त मंत्री जी ठीक कहा है। अब इन रुपये की परफॉर्मेंस यूरो के साथ, पाउंड स्टर्लिंग के साथ देखेंगे वर्कर आए हैं, थोड़ा किया है। तो चरण सिंह जी का कहना है कि काफी हद तक वित्त मंत्री ठीक कह रही हैं। डॉलर मजबूत हुआ है क्योंकि डॉलर को आप एक प्रकार से समझें कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो वो सोने की तरह है। हम क्राइसिस में सोने की ओर ही दौड़ते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इन डॉलर की ओर दौड़ रही है। पर रुपया कमजोर नहीं हुआ, इसके संदर्भ में चरण सिंह जी का तर्क वित्त मंत्री के साथ इसलिए खड़ा है कि दुनिया के अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं, चाहे वो ब्रिटेन का पाउंड है या यूरोप का यूरो है या अन्य देशों की मुद्राएं, उसके मुकाबले रुपया बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। या तो उसकी कीमत यथावत है या उससे कुछ बेहतर हुई है। तो अगर वित्त मंत्री ने ये कहा है कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ, तो इसे बहुत अन्यथा में लिए जाने की जरूरत नहीं है। पर अन्यथा में लिए जाने की जरूरत एक बात है कि अगर आपत्ति आ रही है, अगर संकट आ रहा है, तो लोग डॉलर की ओर जा रहे हैं। जबकि आप बता क्या रहे हैं? बता ये रहे हैं कि देश मजबूत हो गया है, देश नई संभावना से भरा हो गया है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ गया है। तो लोग अगर संकट में आ रहे हैं तो रुपये की ओर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल हमारे जहन में आता है और जहन के साथ में समझ में ये आता है कि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है। धीरे जी आपत्ति का विषय नहीं, ये अपने आप को ठीक करने का विषय है। थोड़ा और लायक बनने की जरूरत है हम लोगों को, थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है। संकट के समय में याद डॉलर ही आ रहा है, इस बात की सच्चाई को मानने की जरूरत है और यहां तक का सफर तय करना है कि जब संकट आए तो लोग डॉलर को छोड़ रुपये के संदर्भ में विचार करें। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब प्रासंगिक पंक्तियों का। तो कमाल का शेर हमें आज का मिला है। हमारा आज का शेर कहता है, जिसको जैसा समझना है वो समझ ले, पर हर एक का अपना दर्द है, अपने आपकी दुख की स्थितियां हैं, अपनी तकलीफ की स्थितियां हैं। और उसको समर्पित हमारा शेर कहता है कि दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, कि दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, रोने वालों से हंसी अच्छी नहीं। रियाज ने जो ये बात कही थी, ये देश के सत्ताधीशों को विचार करनी चाहिए
और विचार इसलिए करना चाहिए कि वर्तमान में हालात काफी कठिन है और ऐसे समय पे कोई बयान ऐसा नहीं आना चाहिए जो लोगों को अंदर तक भेद जाए। आपने 2013 में जो कहा था उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। या तो आप मानिए कि 2013 में गलत थे या आप मानिए कि आप आज गलत हैं। विचार आपको करना है। और इसी के साथ मुझे को याद दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।